नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एड्स के बारे में बताया था कि एड्स क्यों फैलता है और एड्स को फैलाने वाले कौन से विषाणु हैं, कौन सा वायरस है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो कैसे पहचानोगे कि उसको वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, क्या पहचान होगी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एड्स कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह तो बीमारियों का मतलब इतने बीमारी हो जाते हैं रोगी को, इतने बीमारी हो जाते हैं रोगी को कि उसे तो जैसे यमराज उसको यातना देते हैं, नरक की यातना भुगतना पड़ता है, वैसे ही इस रोग में उतना ही यातनाएं दी जाती हैं, उतना ही प्रकार का उसमें लक्षण उत्पन्न होता है, उतना ही उसको रोग उत्पन्न हो जाता है कि अल्टीमेटली जो एड्स के रोगी होते हैं तड़प तड़प करके अपना जान दे देते हैं, उनकी जान चली जाती है। और इवन एड्स के रोगी को जैसे कुष्ठ के रोगी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार से एड्स के रोगी को भी हमारे समाज में कोई अच्छा नहीं माना जाता है और उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति को किन्हीं कारणों से एड्स हो गया है तो उसके साथ मानवीयता व्यवहार करें, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले बताया था कि एड्स कभी भी छूने से, उसको दुलारने से, उसके साथ सोने से नहीं फैलता है, यह फैलता है यौन संपर्क के कारण मोस्टली। दूसरा, ब्लड ट्रांसमिशन जब अगर हम करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक रक्त का हस्तांतरण करते हैं दूसरे व्यक्ति में जो एड्स से पहले पीड़ित है, अगर उसका रक्त किसी कारण से दूसरे व्यक्ति को चला गया है या चढ़ा दिया गया है, अथवा संक्रमित सुई जो एड्स के कारण पीड़ित है जो लोग, उसको इंजेक्शन दे करके उसी इंजेक्शन से, उसी निडल से स्वस्थ व्यक्ति में दिया जाता है तो एड्स फैल जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके इसको लक्षण बताऊंगी कि क्या लक्षण है, और लक्षण इस तरह का आपको बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। पहले ही इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वह, अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम देख लेते हैं कि इसका उद्भवन काल कितना होता है। तो अगर एड्स का वायरस किसी भी व्यक्ति के बॉडी में चला जाता है तो पहले तो इंडेफिनेट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए रोगी व्यक्ति के शरीर में सुषुप्तावस्था में, डोरमेंट एज में चुपचाप पड़ा रहता है, और मौका पाते ही जैसे ही WBC को आक्रमण करने लगता है विषाणु, तो फिर उसको रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः 6 महीने से 6 साल तक एड्स के रोग विषाणु को पनपने में टाइम लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 मंथ टू 6 ईयर है। अब इसका लक्षण देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम बुखार से शुरू करते हैं। रोगी व्यक्ति को बुखार आ जाता है। जब बुखार आ जाएगा तो क्या होगा, उसको भूख नहीं लगेगी भूख उसको। जब भूख नहीं लगेगी तो वजन कम हो जाएगा, है ना, वजन कम हो जाएगा। भूख नहीं लगेगी तो कमजोरी के कारण चक्कर आने लगेंगे, थकान होने लगेगी, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बुखार किसी व्यक्ति को आया है तो बुखार से दूसरे क्या रिलेशन है कि बुखार आया, खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होगा, थकान होगी, चक्कर आएगा, भूल जाएगा रोगी व्यक्ति, कंफ्यूजन उसको होगा, और मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में उसके छाले हो जाते हैं, खांसी होने लगती है, गले में खराश होने लगता है। ये तो इसके बुखार से रिलेटेड चीज है। इसके बाद इतना ही नहीं, उसको डायरिया हो जाता है, क्रोनिक डायरिया, दस्त लगने लगता है दीर्घ काल तक। और देखिए, क्रोनिक डायरिया होने लगता है और फिर उसको, जो एड्स के रोगी हैं, उसके त्वचा में खुजली होने लगती है और त्वचा का रोग हो जाता है जिसको कहते हैं हर्पिज जोस्टर। त्वचा के रोग को कहते हैं हर्पिज जोस्टर। इसके बाद जो एड्स के रोगी हैं उसके जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, है ना, तो लसिका ग्रंथियों में, लिम्फ नोड्स में गांठें पड़ जाती हैं, सूजन उसमें आ जाता है। उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द होती है, रोगी व्यक्ति के हाथ पैरों में बहुत ही तेज दर्द होता है। मैंने पहले बता दिया कि बुखार आता है तो सिर दर्द भी होता है,
चक्कर भी आते हैं, भूलने वाली प्रवृत्ति हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ये तो सामान्य सी बात है जो एड्स के रोगी को हो जाते हैं। अब इसकी जटिलताएं देखते हैं, कौन कौन सी, इसके अलावा कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज एड्स के रोगी को हो जाता है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें टीबी, क्षय रोग, मैंने पहले ही बताया था कि एड्स के रोगी को क्या होता है कि कई सारे जो वातावरण में जीवाणु और विषाणु रहते हैं वह आक्रमण करते हैं, क्योंकि WBC जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो हमारा बॉडी का चौकीदार है, उसी को खत्म कर देता है, सिपाही को ही खत्म कर देता है और फिर आक्रमण करके हमारी बॉडी में घुस जाता है। तो उस स्थिति में टीबी के भी विषाणु उस रोगी पर आक्रमण कर देते हैं और क्षय रोग भी हो जाता है। क्षय रोग पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद रोगी व्यक्ति के हर्पिज सिम्प्लेक्स बीमारी हो जाती है। हर्पिज सिम्प्लेक्स क्या है? रोगी व्यक्ति के त्वचा में खुजली मचने लगती है, बहुत तेज त्वचा वहां की लाल हो जाती है। और कई बार जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जननांग है, लेडीज का, जेंट्स का, उनमें खुजली मचती है बहुत तेज। फिर घाव हो जाता है, घाव हो जाता है तो पस बन जाता है। आप ये सोचो किसी भी स्त्री या पुरुष के जननांगों में अगर घाव हो जाए तो कितनी यातना है, कितनी पीड़ा होती है, आप किसी दूसरे को दिखा नहीं सकते। घाव को सूखने के लिए आपको कपड़े हटाने पड़ते हैं, तो कपड़े आप हटा नहीं सकते। तो कितनी यातना होती है किसी भी व्यक्ति को अगर जननांगों में खुजली मचती है या घाव हो जाता है, तो यह सबसे बड़ा कष्ट का कारण बनता है। अगर कष्ट से बचना चाहते हैं तो इन चीजों से दूर रहें, एड्स जैसी बीमारी से दूर रहें, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज भी है तो महंगे हैं, जो सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर है। इसका इसीलिए कहते हैं बचाव ही इसका उपचार है। इसके बाद उस व्यक्ति को लिम्फोमा हो जाता है। लिम्फोमा मैंने पहले बताया था कि लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, उसमें ट्यूमर हो जाता है, गांठ पड़ जाती है और इसमें कैंसर भी होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर भी हो जाता है। इसके बाद निमोसिस्टिस निमोनिया हो जाता है। निमोसिस्टिस निमोनिया किसको कहते हैं? रोगी व्यक्ति को जो लंग्स है वो लंग पर काफी प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित हो जाता है। लंग्स को ये पूरा का पूरा डैमेज कर देता है। और इतने से ही नहीं, रोगी व्यक्ति का ओरल थ्रस हो जाता है। ओरल थ्रस क्यों? एक फंगस कैंडिडा एक प्रकार का फंगस है। अभी आपने देखा था और सुना भी था, पेपर में भी देखा था आप लोगों ने, कि जब कोई रोगी व्यक्ति होता है, रोग से पीड़ित होता है ना, कोरोना से जो पीड़ित था, तो बाद में देखे थे कि उसके मुंह में ब्लैक फंगस हो गया था और कई बार बहुत विभत्स उसका फोटो अखबार में देखने को मिला था। काले काले फंगस हो जाते थे मसल्स, ये जो गाल के अंदर, गले के भीतर, और उनका ऑपरेशन हुआ। मतलब कितनी भयावह बीमारी होती है। इसी प्रकार से जो एड्स के रोगी हैं उनको ओरल थ्रस हो जाता है फंगस कैंडिडा के कारण, और वो फंगस कैंडिडा, इस स्थिति में रोगी व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोल पाता है। जब मुंह नहीं खोलेगा तो सोचो खाना कैसे खाएगा? गले में छाला भी है तो रोटी निगल नहीं सकता, अन्य प्रकार का भोजन वो खा नहीं सकता, मुंह खुलता नहीं है, मुंह में फंगल हो गया है, जननांगों में घाव हो गया है, त्वचा में खुजली मच रही है, लिम्फ नोड्स में गांठें पड़ गई है, बुखार बना रहता है, बार बार दस्त होता है, तो खाओ कुछ नहीं और बार बार दस्त जाओ। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि रोगी व्यक्ति का हालत आप लोगों से देखा नहीं जाएगा। और इसके बाद आता है साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। या ऐसे साइटोमेगालोवायरस जो एक प्रकार का विषाणु है, हर एक व्यक्ति के बॉडी के भीतर रहता है, लेकिन ये पनपता कब है? जब रोगी व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। आप ऐसे देखो, हम सब जानते हैं कि कमजोर को ही सभी दबाते हैं, जो ताकतवर होता है, शक्तिमान होता है, उससे सभी डरते हैं। हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे ही है।
जब तक हमारी बॉडी में WBC है, इम्यूनिटी पावर है, तब तक मजाल है कोई रोग हमारे भीतर चला जाए? नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर कमजोर पड़ता है, बुखार आने लगता है, दस्त होने लगता है, तो उससे रिलेटेड दूसरे जो और भी विषाणु, जीवाणु जो वातावरण में घूम रहे थे, वो भी अपने बॉडी के भीतर जाकर के डेरा जमाने लगते हैं। वो भी आक्रमण करता है और अपने रोग पैदा करता है। तो देखो, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन ये लीवर डिजीज को खराब करता है, लीवर के रोग को पैदा करता है, यकृत के रोग को पैदा करता है। इस वायरस के कारण अंधापन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रोगी व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको निमोनिया हो सकता है। तो इतने सारे जो मैंने आपको लक्षण बताए एड्स के कारण, एक केवल एड्स जो मैंने पहले बताया था, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कोई एक रोग नहीं है इसमें, यह रोगों का एक तरह का बहुत सारा भीड़ है, लक्षण है। आप देख रहे हो, टीबी भी हो रहा है उसको, लीवर डिजीज भी उसको हो रहा है, ब्लाइंडनेस भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, भूल भी रहा है, कंफ्यूजन भी हो रहा है, गले में खराश भी हो रही है, निमोनिया भी हो रहा है, खांसी भी हो रहा है, टीबी भी हो रहा है, जननांगों में घाव भी हो रहा है, जो भी लेडीज जैसे योनि है उसमें हो जाएगा, पेनिस है उसमें हो जाएगा, टेस्टिस है उसमें हो जाएगा, ना जाने कितने प्रकार के इसमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, कितने प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इसका एक ही उपाय है, बच्चा। अब बचाव क्या है? बहुत सिंपल बचाव है, सिंपल बचाव है। एक बचाव कैसे होगा? वो ये बचाव है कि कभी भी आप किसी दूसरे पुरुष से, अथवा अगर पुरुष है तो किसी दूसरे स्त्री से संभोग ना करें, सहवास नहीं करें, अपने पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री की तरफ सिर भी उठा करके ना देखे, चेहरा भी ना देखे। यही इसका बचाव का एक उपाय है। पर और कई बार क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कौन जानता है कि इसके साथ क्या है। जैसे कई बार ड्राइवर है, 6-6 महीना घर से बाहर रहता है, बम्बई गया कमाने के लिए, कलकत्ता गया कमाने के लिए, चेन्नई में है, तो वो ऐसी स्थिति में वो प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता है अपने सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए। ऐसी स्थिति में है ना, बेहतर तो यह होगा कि वो कंडोम का उपयोग करे, निरोध का उपयोग करे। इसका यही बचाव है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात क्या है, एक ही स्त्री एक ही पुरुष के साथ संभोग करे, दूसरे के साथ जाना पाप समझे, रामायण के राम और सीता वाली बात को हृदयंगम करे। और अगर किसी स्त्री या किसी पुरुष को किन्हीं कारणों से एड्स हो गया है तो चाहिए कि वह व्यक्ति नैतिकता का प्रदर्शन करते हुए विवाह नहीं करे, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति को फैलेगा, उससे उत्पन्न होने वाले बालकों को फैलेगा, वहीं स्टॉप हो जाए। तीसरा बड़ी बात है कि अगर एड्स से पीड़ित कोई स्त्री है, उसको पता नहीं था, हो गया उसको, अब क्या कर सकते हैं? तो उसको आप उस गर्भधारण उस स्त्री को नहीं करना चाहिए। अगर गर्भधारण करती है तो प्लेसेंटा के माध्यम से उसके बालक में भी यह रोग ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां से बचना चाहिए। एड्स से बचने का उपाय है। और अगर माता जो एड्स से पीड़ित है, बच्चे उसके हो गए, तो उसे भी अपना स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माता के दूध से भी अत्यल्प मात्रा में वायरस रहता है, जो कि शिशु में दूध पीने के माध्यम से शिशु में ट्रांसफर हो सकता है। तो गर्भवती स्त्री को पहले चाहिए गर्भधारण ना करे। अगर शिशु हो गया है तो उसको दूध ना पिलाए, जितना हो सके बचाव करे। और संक्रमित सुई से, जो एड्स के रोगी हैं, तो एक ही निडल से, एक ही सुई से कईयों को इंजेक्शन मत दीजिए। बचाव का ये बेहतर तरीका है। एड्स का रोगी कि थूकता है, छींकता है, खांसता है, तो उससे उसका वायरस नहीं फैलता है। खांसने, छींकने, थूकने से वायरस नहीं फैलता है, इसका वायरस फैलता है ब्लड से। तो अगर आप बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास, या अपना रेजर यूज करते हैं, तो घर के जितने भी पुरुष सदस्य हैं सबको अपना अलग अलग रेजर का यूज करना चाहिए। एक ही रेजर से घर के सभी सदस्यों को अपना जो दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, या बाल जो नाई के पास आता है कटाने के लिए, वो भी ऐसा ना करें। क्योंकि अगर
छुरा लग गया या रेजर लग गया, वहाँ से कट गया तो वो ब्लड भी उसमें चला गया, उसी से फिर दूसरे व्यक्ति जो जाते हैं बाल कटवाने के लिए, उनके त्वचा अगर वहाँ छिल जाती है, सिर का कुछ पार्ट कट जाता है, तो वो रक्त के माध्यम से जो वायरस था, मैंने बताया नहीं कि सबसे ज़्यादा ही ब्लड में रहता है इसका वायरस, तो स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो एड्स से पीड़ित है। किस संदर्भ में? मानवीयता की दृष्टि से नहीं, सेक्स के संबंध में। वैसे व्यक्ति से अपना सेक्स संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। तो ये आपके रहे बचाव के उपाय। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, टूथब्रश, दूसरे व्यक्ति का टूथब्रश यूज ना करें। कई बार घर के सदस्य क्या होता है कि टूथब्रश नहीं मिलता है तो बच्चे क्या होते हैं, ये चलो पापा वाला यूज कर लेते हैं, मम्मी वाला यूज कर लेते हैं। तो ऐसा काम भूल करके भी ना करें। पुराने ब्रश को आप फेंक दें, नया ब्रश ला के दें, और अगर ब्रश घर में नहीं है, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाए, तो कोई बात नहीं, आप नया ब्रश लाएं तब यूज करें, और तब तक के लिए अपने दांतों को अपनी उंगलियों से पेस्ट लेकर के साफ करें। तो ये सारी चीज बचाव के उपाय है। यौन संपर्क के रोग है, सेक्सुअल इंटरेक्शन से फैलने वाला रोग है। अपने पर नियंत्रण रखें, अपने पर काबू पाएं और रोग को दूर भगाएं, क्योंकि इस रोग का इलाज नहीं है, ला इलाज है। हालांकि आप जाओगे, एड्स की रोगी है तो चिकित्सक तो देखेंगे, दवाइयां भी दे पाएंगे, लेकिन जहां तक हो सके बचाव करना चाहिए। लैंगिक संभोग करते समय कंडोम का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो वायरस है वो योनि स्राव में अधिक रहता है। वेजाइनल सेक्रेशन के दौरान सेक्स रिलेशंस करते समय ये जो हो जाता है, योनि स्राव होता है, उससे दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो यही रहा हमारा आज का ये इस वीडियो में। मैंने एड्स के लक्षण बताए और उससे बचाव के तरीके बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दे जाने के लिए इजाज़त, बाय बाय।